of linguistics, of all the different theorists that we have, of all the different aspects of linguistics that we have, and all the concepts that they have given. We'll just try to sum it all up. Okay? So ready for it? If you have your notes or whatever you have, if you don't have, just you can start writing along with me. I understand. एंग्जाइटी तो होती ही है. यस, चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे पेपर्स सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको सारे पेपर्स भेजे. कल वाला पेपर भी भेजा था, जो कल अभी सेट का पेपर हुआ है. आप लोगों ने सॉल्व किया वो? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किस तरह से आपने वो सॉल्व करना है वो देखना है. क्या चीज़ पूछी गई है, ऑप्शंस में क्या क्या है, वो क्यों है, कुछ रिलेटेड आ जाता है कभी कभी. तो इसीलिए ये जो लास्ट मंथ होता है इसमें पेपर्स सॉल्व करना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो चाहे वो गेट का पेपर हो, चाहे नेट का पेपर हो, सेट के पेपर्स हो, जो भी पेपर आपको मिलता है इंग्लिश पे, वो करना है. अभी छोड़ दो वो एक्सपेक्टेशंस वाला जो दिमाग में हमारे होता है ना, कि यार नहीं हुआ या ऐसा हो गया, कुछ और हो गया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे. ये आई अंडरस्टैंड, ये हम स्पेशली इंडियन बच्चों में ये ज़्यादा होता है. कुछ नहीं होगा. ठीक है. वो एक्सपेक्टेशंस वाला जो प्रेशर है ना, उसको साइड में रख दो. स्टार्ट करते हैं. ठीक है. लिंग्विस्टिक्स. सबसे पहला नाम जो हम लोग लिंग्विस्टिक्स में बात करते हैं, टर्म्स में साथ साथ ही कराऊंगी, वो है सॉसियोर का. सॉसियोर हम लोग लिटरेरी थ्योरी में पढ़ते हैं, बट सॉसियोर इज अ मेन फिगर इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, क्योंकि जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं तो लिंग्विस्टिक्स में उन्होंने लैंग्वेज की पूरी बात की है. ठीक है. तो सॉसियोर. सॉसियोर से बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ ही जाता है समहाउ. इसीलिए हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सॉसियोर के ध्यान से आपने याद कर लेना है. पहले तो डेट 1857 से 1913. ठीक है. स्विस लिंग्विस्ट थे ये. जो इनका मेजर वर्क है वो है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स. अब ये जो वर्क है ये इन्होंने नहीं छापा, इनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था. अगर हम इंग्लिश में बोले तो 1916 में ये आया. ठीक है. और इसको कंपाइल किया था इनके दो स्टूडेंट्स बोल सकते हैं. उनका नाम क्या था? उनका नाम था एल्बर्ट. एक का नाम था एल्बर्ट. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट जैसे लिखा है अगर वैसे बोलें तो सेचे हाई. और दूसरे थे चार्ल्स बैली. इन दोनों ने इनके इस वर्क को कंपाइल किया. इन्होंने इस्टेब्लिश किया लिंग्विस्टिक्स को एज एन इंडिपेंडेंट साइंस. और ही मूव्ड द फील्ड, जो ये फील्ड था पूरा लिंग्विस्टिक्स का, ही मूव्ड इट अवे फ्रॉम द डायक्रॉनिक फिलोलॉजी. कि हम लोग हमेशा हिस्ट्री में चले जाते हैं, एवोल्यूशन में चले जाते हैं कि क्या चीज़ कैसे इवॉल्व हुई. वहाँ से इन्होंने मूव करके इसको सिंक्रोनिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस की तरफ मूव किया. सो फ्रॉम डायक्रॉनिक टू सिंक्रोनिक. दोनों टर्म्स का अब ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में. डायक्रॉनिक क्या है? हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, मीनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. हिस्टोरिकल. और सिंक्रोनिक क्या है? स्टडिंग लैंग्वेज एज अ कंप्लीट सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम. ठीक. अब
इनका वर्क है एक बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिफाइन किया है बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज को, विच इज साइन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, व्हाट इज अ साइन। So it's not defined as a link between a word and a physical object, but as a two-sided psychological entity balancing a sound image and a mental concept. तो साइन बनता है सिग्निफायर और सिग्निफाइड से। ठीक, सिग्निफायर क्या है? थिंग्स दैट वी गिव मीनिंग, कोई भी चीज उसको हम मतलब दें, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ वर्ड, इट कैन बी एन इमेज, इट कैन बी अ साउंड, कोई भी साइन आपके आसपास जिसको आप समझने की कोशिश करते हो। और सिग्निफाइड क्या होता है? व्हाट इज इवोक्ड इन द माइंड, किसी भी चीज को, वर्ड को पढ़ के या इमेज को देख के या साउंड को देख के आपके दिमाग में एक मेंटल एक इमेज बन जाए या मेंटल मीनिंग बन जाए, तो वो कॉन्सेप्ट, तो मेंटल कॉन्सेप्ट सिग्निफाइड, ठीक है। सिग्निफायर को हम सिग्निफिकेंट भी कहते हैं कभी कभी, साउंड इमेज या साइकोलॉजिकल इंप्रेशन ऑफ any acoustic sound, for example sound the spoken sound wave, TRI साउंड वेव, या रिटन वर्ड ट्री, उससे हमारे दिमाग में इमेज बनेगी। और कॉन्सेप्ट है इनका आर्बिट्रेरीनेस। साइन की ही बात करते हैं, ये आर्बिट्रेरीनेस ऑफ साइन। तो कहते हैं कि कोई भी नेचुरल लॉजिक नहीं है किसी एक ऑब्जेक्ट और उसका जो हम मतलब निकालते हैं उन दोनों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, ट्री वर्ड है, ट्री वर्ड को देख के आपके दिमाग में जो मेंटल इमेज बनती है या आप मेंटल कॉन्सेप्ट बनाते हो एक ट्री का, है ना, इस वर्ड के बीच में और इस असली जो आपके कॉन्सेप्ट बनता है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। हमने इसको ट्री नाम दिया हुआ है बिकॉज ऑफ रिपीटेड यूजेज। किसी ने इसको नाम दे दिया ट्री, उसके बाद से इसको ट्री 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 बोलते 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 हम आज यहाँ पहुंच गए हैं कि इसका नाम सुन के हमें दिमाग में ये इमेज बन जाती है। तो रिपीटेड यूजेज की वजह से। अच्छा, आपको याद होगा कि कुछ हम लोग सीएसपीयर्स की हम जब बात करते थे तो सीएसपीयर्स ने कहा था कि बहुत सारे डिफरेंट रिलेशन हो सकते हैं, है ना, सिग्निफायर और उसके ऑब्जेक्ट में। जैसे कि उन्होंने कहा था एक तो है कि कोई कनेक्शन नहीं है, सेम लाइक दिस। एक उन्होंने कहा था कि पार्शियल एक कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि ओनोमोटोपिक साउंड्स। अगर डॉग है वो वुफ वुफ कर रहा है, तो वुफ वुफ से हम समझ जाते हैं कि ये डॉग का साउंड है बिकॉज ओनोमोटोपिक वर्ड्स है। सोशियो ने ना बाद में आर्ग्यू किया था कि ये भी बहुत लिमिटेड है, सेमी आर्बिट्रेरी है ये, और हिस्टोरिकली वेरिएबल है अक्रॉस लैंग्वेजेस। क्योंकि अगर हम लोग इंग्लिश में डॉग सेज वुफ ऐसे बोलते हैं, है ना, जापानीज में वैन वैन बोलते हैं, woof woof की जगह वैन वैन। So it can vary across languages. Another term is relational or differential identity, ठीक है। When I was covering socio, I felt that how much structuralism has been completed. ओके, गुड मॉर्निंग शुभांगी। क्या दृष्टि क्या कह रहे हो? You were when you were covering socio, you felt that how much structuralism has been completed. Covering socio and linguistics. When you were covering socio and linguistics, you felt कि complete हो गया है, ऐसा ही लगा? तो ये है रिलेशनल और डिफरेंशियल आइडेंटिटी। अब लिंग्विस्टिक सिस्टम में देर आर ओनली डिफरेंसेस विद नो पॉजिटिव टर्म्स।
अ साइन डज नॉट possess inherent meaning, जैसे अभी हमने बात की है ना, of its own. It means what it means because it is not something else. There is a relation, ये कहते हैं. For example, the letter B is recognized because structurally it is distinct from B, T, P, D, K, कोई भी. तो ये है डिफरेंशियल आइडेंटिटी. कह रहे हैं कि हम एक चीज को समझते हैं बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग. हमें समझ में आता है कि बैट का मतलब एक बैट होता है बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कैट, राइट. क्योंकि हमें दिमाग में इमेजेस बनी हुई है डिफरेंशियल आइडेंटिटी की वजह से हम समझते हैं. और रिलेशनल मैंने आपको बता दिया. फिर अनदर टर्म इज लॉन्ग एंड परोल. इसको भी घुमा फिरा के कभी कभी क्वेश्चंस दे देते हैं. लॉन्ग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है. इसके रूल्स हैं, मतलब कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है आपके सामने, एब्स्ट्रैक्ट रूल्स हैं. इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम है रूल्स का, ग्रामर का, है ना, और स्पीच कम्युनिटी का, विच इज शेयर्ड बाय द स्पीच कम्युनिटी. परोल क्या है? ये कॉन्क्रीट है क्योंकि आप बोल रहे हो सामने सामने. कॉन्क्रीट है. इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का एक्ट्स ऑफ स्पीच है. या राइटिंग, ठीक है, जो आप बोल रहे हो. स्पीच, आपकी जो स्पीच है वो है परोल. क्लियर? यहां तक तो आप सबको आई थिंक बहुत अच्छे से पता है सब. She said that so much of it has already been covered. Yes, yes. वही तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आई थिंक पता नहीं कौन से लेक्चर में कहा था कि ये सब लिंग्विस्टिक्स में दोबारा आएगा, है ना. तो बहुत कुछ ऑलरेडी हो जाता है, इन ओवरलैपिंग है. सेम गोज फॉर कल्चरल स्टडीज ऑल्सो. आगे चलते हैं. अब ये तो हो गया सॉसियर. दूसरा नाम जो हमने वापस लिंग्विस्टिक्स में पढ़े थे वो है रोमन जेकबसन. रोमन जेकबसन का डेट ऑफ बर्थ देख लो, 1896 है. इनका कब था? 1857. इनका है 1896 से 1982. रोमन जेकबसन एक ब्रिज है बिटवीन फॉर्मलिस्ट्स, द प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल, एंड स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो कभी कभी. तो अब एक दो और टर्म्स थी जो सॉसियर ने दी थी, उन दो टर्म्स को रोमन जेकबसन ने एक्सपैंड किया. वो थी सिंटैग्मैटिक और पैराडिग्मैटिक. सिंटैग्मैटिक और पैराडिग्मैटिक. अब याद कैसे रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सिंटैग्मैटिक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और पैराडिग्मैटिक होता है वर्टिकल, ठीक है. अगर जेकबसन की टर्म्स में बात करूं तो जेकबसन ने कहा था सिंटैग्मैटिक के लिए कॉम्बिनेशन और इसके लिए सिलेक्शन. कैसे? आई लिव इन अ हाउस. ये आपने डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन किया साथ में. हाउस, इन, लिव, आई ऐसे नहीं बोलते हैं हम लोग. तो हम लोग हॉरिजॉन्टली अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस में डाल रहे हैं.
पैराडिग्मेटिक इज द सिलेक्शन, आपके वर्ड्स की सिलेक्शन। आई, आप बोल सकते आई रिजाइड इन अ हाउस भी बोल सकते थे। सिनोनिम्स, तो आपने एक लिस्ट में से कुछ वर्ड्स की एक चूज किया, तो आप सिलेक्ट कर सकते थे हाउस की जगह होम, पैलेस, हट, मैंशन, कुछ भी। ये तो आपने वर्टिकल सिलेक्शन में से एक चूज किया। यही है पैराडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक। तो जेकबसन ने एक्सपैंड किया था सॉसियर के ये एक्सिस ऑफ लैंग्वेज को टू एक्सप्लेन हाउ लैंग्वेज ऑपरेट्स अलोंग दीज टू स्ट्रक्चरल डायमेंशंस। इसके अलावा रोमन जेकबसन ने हमें दिया कम्युनिकेशन मॉडल। राइट, कौन से ऐसे में दिया वो लिख लो आप, लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स। ये वर्क था 1960 का। तो यहाँ पे जेकबसन आर्ग्यू क्या करते हैं कि हर एक स्पीच एक्ट में 6 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हर एक फैक्टर जनरेट करता है कोई ना कोई फंक्शन, जैसे कि एड्रेसर, एक एड्रेसर होएगा जो मैं बात कर रही हूं, आपसे बात कर रही हूं, तो आप एड्रेसी हैं, आपको मैं एड्रेस कर रही हूं। सॉरी, हमारे बीच में जो बातचीत हो रही है उसका एक लैंग्वेज है, उसका एक कॉन्टैक्ट, एक मीडियम है, और उसका एक मैसेज है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो अलग अलग चीजें हैं। तो एक कॉन्टेक्स्ट है ना, एक मैसेज है, एक मीडियम है जिसको हम कॉन्टैक्ट भी कहते हैं, और एक लैंग्वेज का कोड है। तो ये आ गई 1 2 3 4 5 6 चीजें आ गई कम्युनिकेशन मॉडल में। अब ये कहते हैं हर एक का एक फंक्शन होता है। अगर एक कम्युनिकेशन में एड्रेसर सिर्फ अपनी ही बात किए जा रहा है और उसके ऊपर फोकस है पूरा, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन होगा वो होगा आपका इमोटिव। इतना ही याद रखना है हमने। अगर कॉन्टेक्स्ट वो है तो रेफरेंशियल, अगर मैसेज है तो पोएटिक फंक्शन है, कॉन्टैक्ट फैटिक, कोड है तो मेटालिंगुअल, और एड्रेसी है तो कोनेटिव। ठीक है, तो रेफरेंशियल होगा तो इट इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कन्वेज ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सॉरी, अगर रेफरेंशियल होगा तो, है ना। अगर इमोटिव होगा तो मतलब एक्सप्रेसिव है, इट इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द एड्रेसर, इट रिवील्स द स्पीकर्स इंटरनल एटीट्यूड और इमोशंस, जैसे ओ वाओ मेरे इमोशंस है। कोनेटिव, अगर कोनेटिव होगा तो इट इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द एड्रेसी, directly aims to influence them via imperatives और vocatives, जैसे listen to me। अगर फैटिक है फंक्शन तो मतलब इट इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द फिजिकल साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट, इट इज यूज टू एस्टैब्लिश प्रोलॉन्ग या फिर चेक इफ द कम्युनिकेशन चैनल इज वर्किंग। जैसे मैं कहती हूँ ना कई बार कि मेरी आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रही हूँ, रुका तो नहीं हुआ है, जब मैं ये सारी चीजें बोलती हूँ तो मतलब फैटिक कि जो मीडियम है हमारे कॉन्टैक्ट का, इंटरनेट, वो चल भी रहा है कि नहीं। फिर मेटालिंगुअल अगर है, ग्लॉसिंग भी कहते हैं इसको, इट इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द कोड विच इज यूज्ड व्हेन लैंग्वेज इज टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज इटसेल्फ। जैसे कि जब मैं आपको पूछती हूँ डू यू अंडरस्टैंड मी, अगर मैं इंग्लिश में पूरा बोल रही हूँ तो कभी डू यू अंडरस्टैंड मी, या अगर मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो। और फिर पोएटिक, इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मैसेज इटसेल्फ। एंड जेकबसन ने फेमसली इसको डिफाइन किया एज द पोएटिक फंक्शन प्रोजेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेक्शन इनटू द एक्सिस ऑफ कॉम्बिनेशन। This means rhythm, rhyme, symmetry dictate word order alongside standard grammar rules.
ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर ना यहाँ तक? गुड। 1 मिनट। आई नीड अ मिनट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट नाम हमारे थर्ड मॉड्यूल का कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जब आया, जनरेटिव ग्रामर। तो आपको पता है नाम, नोआम चॉम्स्की। चॉम्स्की इज अ कंटेम्पररी लिंग्विस्ट, सॉरी, 28 से प्रेजेंट। ठीक है? चॉम्स्की completed unpended linguistics with his radical intellectual shift away from structuralism also and behaviorist model। behaviorist model दिया था स्किनर ने कि हम लोग बिहेवियर के थ्रू हम लोग सीखते हैं तो लैंग्वेज को, तो ही मूव्ड अवे फ्रॉम दैट। ठीक है? उन्होंने, क्योंकि स्किनर ने कहा था हैबिट फॉर्मेशन है, एनवायरमेंट कंडीशनिंग की वजह से हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है? अब अगर हम रिव्यू करें स्किनर के वर्बल बिहेवियर को ऑन हिज ओन ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्स्ट, इन्होंने रिव्यू किया। ठीक है? तो चॉम्स्की का टेक्स्ट का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। 1957 में। और दूसरा है एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, 1965 में। इन वर्क्स में इन्होंने ये रिव्यू भी कर रहे थे स्किनर के वर्बल बिहेवियर को। चॉम्स्की ने आर्ग्यू किया कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, लैंग्वेज इज इनेट, अंदर से आती है, अनलाइक व्हाट स्किनर हैड सेड कि वो आउटर फैक्टर्स की वजह से हम सीखते हैं। चॉम्स्की ने उल्टा बोला कि लैंग्वेज इनेट है। इन्होंने लैंग्वेज को बायोलॉजी के साथ कनेक्ट कर दिया, का बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकली इनफैक्ट डिटरमिन्ड है। बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड है और कॉग्निटिव कैपेसिटी है विच इज यूनिक टू ह्यूमन बींग्स, ही सेड। ठीक है? और इसी में इन्होंने कहा कि हमारे अंदर शायद कोई लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, LAD, जिसकी वजह से हम बच्चे जो हैं वो बिल्कुल कम स्टिमुलस मिलने की वजह के बावजूद भी बहुत अच्छा लैंग्वेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है? तो फंडामेंटल चॉम्स्की के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको देखते हैं। इन्होंने पावर्टी ऑफ स्टिमुलस की बात की, जैसे मैंने अभी कहा, पावर्टी ऑफ स्टिमुलस। तो इन्होंने कहा कि बच्चे जो है ना वो इनकम्प्लीट, आपको पता ही है हम लोग बच्चों से कैसे बात करते हैं, हमें लगता है समहाउ कि बच्चे को समझ नहीं आएगा अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड कुछ बोलूंगी
तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया जाए सब कुछ, है ना? हम सोचेंगे अच्छा यार ये तो बड़ा मुश्किल वर्ड है बच्चे के लिए, उसको और आसान करने की कोशिश करते हैं। तो हम बिल्कुल फ्रैगमेंटेड, अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस उनके आस-पास बोलते हैं। तोतले बन जाएँगे। आय हाय! फील सो एंग्री अगर कोई लोग बच्चों के सामने जब वो तोतले होके बात करने लगते हैं, अरे वो भी तो वही सीखेगा। तो लेकिन चॉम्स्की कहते हैं इसके बावजूद येट दे रैपिडली मास्टर हाई कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल सिस्टम्स without any explicit instructions. Therefore, humans must be born with an innate template for language. और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था एक एक छोटे बच्चे को, ह्यूमन बेबी को और किटन के बेबी को, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ सिमिलर थिंग्स को साथ में रखो, बाकी सब कुछ सेम है, बट द चाइल्ड स्टिल लर्न्स द लैंग्वेज एंड द किटन डजंट। लेकिन अगर आपने मेरी वो हिस्ट्री वाली सीरीज देखी है तो मैंने उसमें अकबर का जो सीरीज में अकबर की बात की थी। अकबर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था छोटे बच्चों के साथ। उन्होंने छोटे बच्चों को बिल्कुल लैंग्वेज लेस एटमॉस्फेयर में रखा, ये देखने के लिए कि क्या वो फिर भी लैंग्वेज सीखते हैं, बट दे डिड नॉट लर्न एनी लैंग्वेज। सो या एंड इट वाज वे बिफोर ऑफ कोर्स। दूसरी चीज है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, LAD एंड यूनिवर्सल ग्रामर। अब ये क्या है? ये कहते हैं हार्ड वायर्ड बायोलॉजिकल कोई फैकल्टी है इन द ह्यूमन ब्रेन कंटेनिंग द स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स की। और ये सिर्फ कोई एक लैंग्वेज के लिए नहीं, ये कहते हैं दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है ना उन सबका एक जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। सो इट इज कॉमन टू ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस, यूनिवर्सल ग्रामर, तभी वो यूनिवर्सल ग्रामर कह रहे हैं, ठीक है। तीसरा है कॉम्पिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस। आइडियलाइज्ड नेटिव स्पीकर और हियरर का इम्प्लिसिट इंटरनल नॉलेज जो होगा रूल्स का, उसकी लैंग्वेज सिस्टम का, ठीक है, नॉलेज ऑफ रूल्स, ग्रामर ऑफ द नेटिव लैंग्वेज लाइक द नेटिव स्पीकर। और परफॉर्मेंस क्या है? एक्चुअल जब आप बोल रहे हो, एक्चुअल स्पीच, रियल वर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, अब बताओ ये दोनों किसके साथ मिलते जुलते हैं? सॉसियोर के लॉन्ग और परोल की तरह, बिल्कुल। फोर्थ is deep structure versus surface structure. Deep structure, the underlying abstract semantic and syntactic representation of a sentence generated by the brain's internal rules. Deep structure. Surface structure, जो actual linear layout है words का, that is spoken, written or heard. ठीक है, for example, the boy kicked the ball, active, and the ball was kicked by the boy, ye passive. They have two distinct surface structures, but they share an identical underlying deep structure. So we navigate them using transformational rules. सिंपल टर्म्स में जो डीप स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको इन बिटवीन भी पढ़ना पड़ेगा ना, अंडरलाइंग एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग क्या है जो आपके दिमाग समझ पा रहा है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट, यहां तक सबको समझ में आ गया? अभी एक चीज, अभी चॉम्स्की का हो गया तो चॉम्स्की के हम लोग वर्क्स एक बार देखेंगे, ठीक है।
मैंने कल आपको एक वो भी भेजा था। ये इनके वर्क्स हैं मेजर। Syntactic structures, aspects of the theory of syntax, lectures on government and binding, ये linguistics पे major works हैं। Politics, media, foreign policies पे ये सब लिखा है इन्होंने। ये है linguistics में ये minimalist program भी है एक and others, language and mind है। बस इसको एक बार ऐसे पिक्टोरियल मेमोरी सी बना लो अपने दिमाग में, देखते रहो ध्यान से। लिंग्विस्टिक्स वाले वर्क्स देख लो। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशियो लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज वेरिएशंस की। अब सोशियो लिंग्विस्टिक्स एग्जामिन्स हाउ लैंग्वेज बिहेव्स आउट इन द रियल वर्ल्ड। जब वो इंटरैक्ट करता है विद सोशल हायरार्कीज, जेंडर, क्लास, ज्योग्राफी, उसको हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। कुछ सोशियो लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं या टर्म्स हैं कुछ। सबसे पहले है आइडियोलेक्ट। एक इंडिविजुअल पर्सन की यूनिक हाईली स्पेसिफिक वे ऑफ स्पीकिंग को हम आइडियोलेक्ट कहते हैं। आई हैव अ स्पेसिफिक वे ऑफ सेइंग थिंग्स, स्पीकिंग, यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ वे ऑफ स्पीकिंग। उसमें क्या होता है, मेरे पास कुछ सेट वोकैबुलरी होगी, मैं उसका बहुत यूज करूंगी, चॉइसेस होंगी मेरे वर्ड्स में, है ना, इडियम्स होंगे कुछ जो फ्रीक्वेंट यूज करूंगी, तो वो मेरा आइडियोलेक्ट है। दूसरा है डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या है? रीजनल सोशल वेराइटी ऑफ अ लैंग्वेज डिस्टिंग्विश्ड बाय फीचर्स ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। लिंग्विस्टिक टर्म्स में हम डायलेक्ट को ऐसा मानते हैं, स्लैंग में कभी कभी इसको इम्प्रॉपर, अनकल्चर्ड भी मानते हैं। थर्ड है सोशियोलेक्ट। सोशियोलेक्ट क्या होता है? एक वेराइटी ऑफ लैंग्वेज या डायलेक्ट यूज्ड बाय अ स्पेसिफिक सोशल क्लास या सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा। फॉर एग्जाम्पल, विलियम लैबोव का न्यूयॉर्क सोशल स्ट्रैटिफिकेशन स्टडी शोइंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पोस्ट वोकलिक कोरिलेटेड डायरेक्टली विद द हाई क्लास सोसाइटी, की एक पर्टिकुलर वर्ड को वो इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, एक पर्टिकुलर सोशल क्लास। तो एक ऐसी वैरायटी जो एक पर्टिकुलर सोशल क्लास उसको यूज करती है, सोशियोलेक्ट कहते हैं उसको। आर कहने का तरीका अलग था उनका। फिर है आइसोग्लॉस। आइसोग्लॉस क्या होता है? एक जोग्राफिक बाउंड्री की लाइन drawn on a linguistic map marking the limit of a specific linguistic feature। देखा है आपने कभी linguistic map? For example, where speakers say you all versus y'all, तो ये है आइसोग्लॉस। मैं आपको दिखाती हूँ। Geographical boundary line on a map that separates regions with different linguistic feature. Types of language features mapped is lexical, is differences in vocabulary, phonological, differences in pronunciation, grammatical. Single isoglosses, dialect boundaries, fuzzy boundaries. Single isoglosses trace only one specific linguistic feature. Dialect boundaries with several different isoglosses grouped together in an exact same geographical area. Fuzzy language change is often continuous rather than abstract, rather than abrupt. So instead of a perfect, आप नहीं बना सकते ना शार्प, घर से दूसरे 10 किलोमीटर की रेंज में ही लैंग्वेज बिल्कुल डायरेक्ट चेंज हो जाता है। ये है आइसोग्लॉस फॉर एग्जाम्पल।
इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, ईरानियन लैंग्वेजेस, एटसेट्रा। कलर्स के थ्रू इन्होंने डिवाइड किया हुआ है लिंग्विस्टिक। सीनो तिब्बतन लैंग्वेजेस हैं ये पूरे ऑरेंज ऑरेंज में, ठीक है, इस तरह से ये आइसोग्लॉस है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डायग्लॉसिया। ये चार्ल्स फर्ग्यूसन ने बात की थी 1959 में। अ सिचुएशन जहां पे दो डिस्टिंक्ट वेराइटीज ऑफ अ लैंग्वेज आर यूज्ड साइड बाय साइड within a single speech community separated by strict social functions. डायग्लॉसिया, डाई। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे दो अलग अलग डिस्टिंक्ट वेराइटीज एक ही लैंग्वेज की, उनको हम साइड बाय साइड यूज करते हैं विद इन अ सिंगल स्पीच कम्युनिटी सेपरेटेड बाय स्ट्रिक्ट सोशल फंक्शंस। जैसे कि हाई वेराइटी यूज फॉर फॉर्मल ऑफिशियल लिटरेरी एजुकेशनल पर्पसेस, क्लासिकल अरेबिक फॉर एग्जांपल। और लो वेराइटी जो हम एवरीडे यूज करते हैं, होम लाइफ, पॉपुलर स्ट्रीट कल्चर, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है लैंग्वेज कांटेक्ट। जैसे बाउंड्रीज पे जब लैंग्वेज एक दूसरे की कांटेक्ट में आते हैं तो पिजन, क्रियोल्स और एक्रोलेक्ट्स बनते हैं। तो व्हेन disparate populations without a shared language interact, मैं और आप इंटरेक्ट कर रहे हो, मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं आती, आपको मेरी लैंग्वेज नहीं आती, ट्रेड के लिए हमने बात करनी है, या कोलोनाइजर आ रहा है कोलोनाइज करने के लिए, उनको बात करनी है, तो फिर क्या होगा, एक जार्गन बनता है पहले, मतलब ये अनस्टेबल है ना, यहां से क्रिएट होती है पिजन। अब रिमेंबर, पिजन का कोई भी नेटिव स्पीकर नहीं होता। ये लैंग्वेज पिजन जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए यूज की जाएगी, तभी वो पिजन कहलाएगी। और अगर ये नेटिवाइज हो जाए, मतलब इस लैंग्वेज को फर्दर ऑन घरों में दोनों साइड पे बात लग जाए करने, उसके नेटिव स्पीकर्स बन जाएं, तब ये क्रियोल बन जाती है, इट इज नेटिवाइज्ड। पोस्ट क्रियोल कंटिन्यूम, इसके बाद अगर कंटिन्यू रहती है वो, तो हम कहते हैं पोस्ट क्रियोल कंटिन्यूम। अब पिजन की बात करें तो इट इज हाईली सिंप्लीफाइड लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर बेसिक कम्युनिकेशन, गो, कम, मनी, ऐसे बिल्कुल सिंपल होगा, है ना, फॉर बेसिक कम्युनिकेशन बिटवीन टू ग्रुप्स who do not share a common tongue. Limited vocabulary, stripped down grammar, has no native speakers. क्रियोल, क्रियोल जब फॉर्म होती है तो वो स्टेबल हो जाती है। Natural language developed from a pidgin that has been adopted by a new generation of children as their native first language. तो क्रियोल्स एक्सपैंड करती हैं significantly in vocabulary and they develop complex grammatical rules as well. पोस्ट क्रियोल कंटिन्यूम की अगर हम बात करें, तो जब एक क्रियोल को एग्जिस्ट करती है अलोंग साइड इट्स डोमिनेंट यूरोपियन पेरेंट लैंग्वेज, इट स्प्लिट्स इनटू अ स्ट्रैटिफाइड सोशल हायरार्की, ठीक है। जब एक क्रियोल को एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देती है अलोंग साइड इट्स ओरिजिनल डोमिनेंट यूरोपियन पेरेंट लैंग्वेज, तब क्या होता है, वो स्प्लिट कर जाती है इनटू डिफरेंट सोशल हायरार्कीज। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट, this is the highest, most formal variety, closest, that closest approaches the standard prestige language.
एकदम हाईएस्ट फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल वैरायटी। दूसरा होता है मीसोलेक्ट। मीसोलेक्ट इज अ मिडल वैरायटी, नाम से पता चल रहा है ना, मीसो मिडल। तो मिडल वैरायटी, इंटरमीडिएट बिटवीन एक्रोलेक्ट एंड तीसरा है बेसिक, बेसिलेक्ट। तो इन दोनों के बीच में ये है हमारी लोएस्ट वैरायटी, furthest removed from the prestigious language and most distinctively Creole. Okay, let's move on to talk about semantics now. Semantics, pragmatics, and speech act theory. तो pragmatics क्या होता है? It deals with language in context, minus the semantics. Focusing on how speakers convey more than what their words literally state. यहाँ पे एक नाम है J.L. Austin. और दूसरा नाम है ठीक है, इनका एक वर्क है हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स। 1962 का ऑस्टिन का वर्क है ये। ऑस्टिन ने चैलेंज किया ट्रेडिशनल फिलोसफिकल व्यूज को, दैट सेंटेंसेस ओनली डिस्क्राइब स्टेट्स ऑफ अफेयर्स विच कैन बी इवैल्यूएटेड एज ट्रू और फॉल्स। कि कोई सेंटेंस है आपके सामने, वो बस डिस्क्राइब करेगा द स्टेट ऑफ अफेयर्स की वो ठीक है या गलत है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, जेल ऑस्टिन ने, परफॉर्मेटिव अटरेंसेस। Constatives state of facts, performatives do things, you know। J.L. ऑस्टिन, इनके हम पहले और वर्ड्स देखते हैं, वर्क्स। पूरा नाम है इनका जॉन लैंगशॉ ऑस्टिन, ठीक है। ये है इनका वर्क, हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स। इसी को खोल के तो देख लेते हैं पहले। पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड बुक ऑफ लेक्चर्स है ये। इन्होंने डेवलप किया द नोशन ऑफ अ परफॉर्मेटिव अटरेंस which analyzes the conditions under which such utterances are happy or unhappy and ultimately replaces the simple contrast between constative and performative sentences with a more general theory of, अभी हम इनको पढ़ेंगे। और इनके वर्क्स ये हैं सारे। एक तो आ गया हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, जिसमें ये मेन इनका ये है। सेवरल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस किए विच ही असर्ट्स एज जो ना सच है ना गलत है, ना ट्रू है ना फॉल्स है। फिर इन्होंने ही टर्न्स इन पर्टिकुलर टू वन ऑफ दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस विच ही कॉल्स परफॉर्मेटिव अटरेंसेस हैं। ये सिर्फ परफॉर्मेटिव्स है, ना ट्रू ना फॉल्स। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, they may take the form of a typical indicative sentence, are not used to describe, and are thus neither true nor false. They have no true value. दूसरा, to utter one of these sentences in appropriate circumstances is not just to say something but rather to thereby perform a certain kind of action. ठीक है।
इसके अलावा इनका वर्ड है सेंस एंड सेंसिबिलिटी पे, टेकन फ्रॉम जेन ऑस्टन। फिर इन्होंने लिखा फिलोसॉफिकल पेपर्स। फिर ये है आर देयर अ, फिर है द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, फिर है अदर माइंड्स। इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया है फिलोसफर्स के मेथड्स को दैट हैव यूज्ड सिंस डिस्कार्टिस टू एनालाइज and verify statements of the form that person S feels X. Other minds a plea for excuses. अब देखते हैं anatomy of speech act. Every time someone speaks, they are performing, जो हम अभी performative utterances देख रहे हैं, तो ये कहते हैं every time कोई अगर बोल रहा है कुछ, 3 distinct layers of acts हैं जिनको हम speech acts कहते हैं. सबसे पहले locutionary act. Literal, physical act of producing a grammatically meaningful utterance. ठीक है? Locutionary act. Illocutionary act. Conventional, intentional force behind the utterance. What the speaker is trying to accomplish. For example, promising हो सकता है, warning हो सकती है, order हो सकता है, apologize हो सकता है वो कर रहा हो. और तीसरा होता है perlocutionary act. consequential या psychological effect और result produced on the listener कि क्या वो डर गया, क्या वो persuade हो गया, क्या उसने order मान लिया. perlocutionary act. ठीक है? locutionary, literal, physical act of producing something. illocutionary, कि मैंने कोई sentence बोला लेकिन उसके पीछे कुछ है, जैसे कि कोई order छुपा हुआ है या कोई प्रॉमिस है. परलोक्यूशनरी, उसका इफेक्ट क्या हुआ लिसनर पे. जैसे मैंने कहा कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, मेरा इलोक्यूशनरी एक्ट है ये. सुनने वाले ने सॉल्ट पास कर दिया, तो ये उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने वो चीज दे दी. ठीक है? अब जॉन स्योल पे आते हैं. इनका है टैक्सोनॉमी ऑफ इलोक्यूशनरी एक्ट्स. तो स्योल ने फॉर्मलाइज किया ऑस्टिन के वर्क को 5 डिस्टिंक्ट फंक्शनल कैटेगरीज में. assertives, मतलब representatives, committing the speaker to the truth of a proposition. जैसे कि कुछ कोई चीज स्टेट करना ना. assertives पता है आपको, कोई चीज क्लेम करना या कोई चीज रिपोर्ट करना. directives, attempts by the speaker to get the listener to do something. जैसे कि मैंने डायरेक्शन दिया, कोई ऑर्डर दिया, कोई रिक्वेस्ट किया या कोई बेग किया किसी को कुछ. डायरेक्टिव्स. कमिसिव्स. इलोक्यूशनरी एक्ट में हमने देखा ना, इस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं, उसी को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है. कमिसिव्स क्या है? कमिट करना, कमिटिंग द स्पीकर टू अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. फॉर एग्जांपल, मैंने कोई प्रॉमिस किया किसी को या वाव ले ली कोई, या थ्रेटन कर दिया किसी को फ्यूचर के लिए कि दोबारा दिखाई दे गए ना यहाँ पे तो फिर मैं ऐसा कर दूंगी. कमिसिव्स. फोर्थ है एक्सप्रेसिव्स. एक्सप्रेस करना स्पीकर के इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट को या एटीट्यूड को. जैसे कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, apologizing, I'm really sorry that this happened.
एक्सप्रेस करना. एंड लास्ट इज डेक्लेरेशंस. तो ऑल्टर करना पूरा इंस्टीट्यूशनल स्टेटस या फिर एक्सटर्नल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इमीडिएटली अपॉन अटरेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, डेक्लेरेशन. या फिर यू आर फायर्ड, डेक्लेरेशन. क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सबको? जॉन सियल ये हैं, highly influential American philosopher renowned for his groundbreaking contributions to the philosophy of language, philology of philosophy of mind, and social philosophy. Chinese room argument. This famous thought experiment critiques मैंने प्रेजेंट लिख दिया था ना, he passed away. उसको प्लीज ठीक कर लेना, ठीक है? He passed away at the age of 93 in 2025. Last year he passed away. मेरे में अभी भी प्रेजेंट ही चल रहा है. तो this famous thought experiment critiques strong AI. Searle imagined an English speaker in a room translating Chinese characters using a rule book. So he argued that while the person perfectly simulates understanding Chinese, they do not actually comprehend the language. So computers operating purely on syntactic algorithms mimic intelligence without true comprehension or consciousness. It's just like बीच में आपको अगर याद होगा बात चली थी भाई क्लासरूम्स को अगर यू नो टीचर्स को रिप्लेस कर दिया जाए और ये सब ले आए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे. बिकॉज इट इज नॉट एक्सप्रेसिव, राइट? अगर आप एक एआई से रिप्लेस कर दो, टीचर को रिप्लेस कर दो, इट कांट डू रियली वेल बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल इट इज अ प्योर एल्गोरिदम जो इंटेलिजेंस को मिमिक कर रहा है. बच्चों को समझ में नहीं आएगी चीज़ें. फिर दूसरी चीज़ स्पीच एक्ट थ्योरी, वो हमने बात की. एक्सपैंडिंग ऑन हिज टीचर जेल ऑस्टिन, Searle formulated rules for language as a form of human action. So he posited that speaking a language is a rule-governed behavior where the speaker conveys intention through specific types of speech acts like promises and assertions. बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, इन्होंने रिजेक्ट किया कार्टेशियन माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म एंड computational reductionism. Searle argued that consciousness is real, causal, and irreducible biological property. So in this view, the brain produces conscious experiences in the exact same manner that the stomach produces digestion. ये social ontology. ये इनकी बुक्स हैं. Speech Acts, The Rediscovery of Mind, major works. इन पे कुछ लॉ सूट भी हो गया था. So UC Berkeley found that Searle had violated university policies on sexual harassment and retaliation. Consequently, the university stripped him of his जो उनको मिला हुआ था emeritus professor status 2019 में. क्या क्या हो जाता है. जॉन सियर्ल, ये हैं इनके वर्क्स. सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस लगे थे इन पे. Yes, clear till here? Yes, will not be expressive, exactly. ठीक है, आगे चलते हैं. अब बारी है HP ग्राइस की. ठीक है, HP ग्राइस की बात करते हैं. तो ग्राइस ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो लिसनर्स हैं, रुक रुक के चल रहा है क्या?
ये ठीक चल रहा है। Between, I am waiting for your answer. ठीक है, ज़्यादा होगा तो मुझे बताना, ठीक है? So we have H.P. Grice, 1913 से 1988। द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, जब हम एच पी ग्राइस की बात करते हैं तो ग्राइस ने एक्सप्लेन किया कि कैसे लिसनर्स इन्फर अनस्पोकन मीनिंग्स। मैंने कुछ कहा और जो मैंने नहीं भी कहा वो भी आप समझ गए। सो ही आर्ग्यूड दैट कॉन्वर्सेशन इज गाइडेड बाय अ बेसिक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। Make your conversational contribution such as is required. So this principle breaks down into four operational maxims. ठीक है, जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है इनका। पहला है मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी। मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी, प्रोवाइड एग्जैक्टली एज मच इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड। उतना ही क्वांटिटी दो जितना रिक्वायर्ड है, ना ज्यादा ना कम। ठीक। दूसरा है मैक्सिम ऑफ क्वालिटी। इसमें स्पीक द ट्रूथ, डू नॉट से व्हाट यू बिलीव टू बी फॉल्स और विच लैक्स एडिक्वेट एविडेंस। आधा नॉलेज लेके आप बोल दो, वो क्वालिटी फिर खराब हो जाएगी। थर्ड है मैक्सिम ऑफ रिलेशन। रेलेवेंस भी बोल सकते हो आप। ये क्या है, मतलब यू टू बी वेरी रेलेवेंट टू द टॉपिक। ऐसा नहीं कि ये बात आपने कुछ अभी लिंग्विस्टिक्स की करना शुरू की और हम पहुंच गए उधर ड्रामा में, तो वो रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। मैक्सिम ऑफ मैनर, so you to be very clear, very brief, orderly, avoid ambiguity। तो ये है ऑपरेशनल चार मैक्सिम्स। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है जैसे टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन वायलेटिंग अ मैक्सिम, sneaking around, lying secretly versus flouting a maxim, conspicuously and obviously breaking a maxim to force the listener to look for a hidden metaphorical meaning, such as using sarcasm or irony। इस तरह से। ठीक है, यहां रुक जाएंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद एक और लेक्चर में मैं हम लोग बस सिंपली क्या करेंगे, नेम्स हैं। मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था इफ यू रिमेंबर, उसमें लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, एडवर्ड सेपियर, बेंजामिन वुर्फ, है ना, एफ आर फर्थ, सी एस पियर्स, पॉल ग्राइस हमने कर लिया, ऑस्टिन कर लिया। इन सबको हम एक एक बार सिंपली देखेंगे कि ये नाम है, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ये इनका बुक है। तो इस तरह से एक छोटा और लेक्चर हम लोग इस पे करेंगे। अदरवाइज मोर और लेस काफी सारा हमने इसमें कवर कर लिया। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। हाँ हाँ, नहीं हम उसको भी कवर करेंगे जो मैंने आपको भी पीडीएफ भेजा था। हाँ, वी विल कवर दैट, वी विल कवर।
तो आज का समझ में आ गया ना सारा? रिवाइज़ हो गया अच्छे से? मेजर नेम्स हो गए आज कवर। जेल ऑस्टिन हो गए, चॉम्स्की हो गए, एक रह गए वो डेल हाइम्स रह गए, वो उसको भी नेक्स्ट में कर लेंगे कवर। ठीक है। चलो ओके, बाय-बाय, सी यू।